नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 2 एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के अप्रैल माह के। और हमने हैं अभी तक जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च माह का करंट अफेयर हमने पढ़ लिया है। प्ले लिस्ट उसकी अलग से बनी हुई है, आप जाकर के वहाँ उसे देख लेना। और इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं अप्रैल माह की। और अप्रैल माह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो हम प्रश्न करेंगे, यानी राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित बात करेंगे, वो भी कौन सा माह? अप्रैल माह के बारे में। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कहाँ पे? टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना, तो ताकि इसकी पीडीएफ है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड का लक्ष्य कौन सा वर्ष है? यानी वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम द्वितीय है, इसका जो लक्ष्य है वो कौन सा वर्ष रखा गया है? यानी वाइब्रेंट विलेज है, आपके जो वाइब्रेंट विलेज है वो जो सीमा क्षेत्र के गांव है, जो सीमा क्षेत्र के गांव है, यानी जैसे आपने देखा होगा कि वाइब्रेंट विलेज जब प्रथम आया था, जब वाइब्रेंट विलेज प्रथम आया था तो उसके अंदर क्या था? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के जो सीमा, यानी जो चीन के सीमा क्षेत्र से सटे अरुणाचल प्रदेश के कुछ जो गांव है, उन गांव का क्या करना था? उन गांव का विकास करने के लिए, ठीक है, उन गांव का विकास करने के लिए वाइब्रेंट विलेज जो है वो कार्यक्रम फर्स्ट लाया गया था। अब जो है वो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम सेकंड लाया गया है। और उस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है वो कहाँ तक रखा गया है? आपका ऑप्शन हो जाएगा डी सही, 2029 है इसका लक्ष्य रहेगा। तो आपका जो है सही है 2029 भाई। ठीक है, आगे देखो आपका आंसर हो गया 2029। वाइब्रेंट विलेज जो कार्यक्रम है सेकंड, उसका शुभारंभ अप्रैल 2025 के अंदर हुआ भाई। ठीक है, अप्रैल 2025 में किया गया था। कार्यक्रम सेकंड के तहत राजस्थान एक, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर और मेघालय। उसके बाद में आप देखो कि मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती गांव, यानी जो इन स्टेट्स है, इन स्टेट्स के जो सीमावर्ती गांव है उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। और इस पर जो कुल 6,839 करोड़ रुपए हैं वो खर्च होंगे किसे? वाइब्रेंट विलेज सेकंड कार्यक्रम में। ठीक है, आपको ये याद रखना कि 2028-29 तक का है इनका टारगेट रखा था कि जो इन गांवों को क्या करना? विकसित करना या विकास करना इन गांवों के अंदर। ठीक है, वाइब्रेंट विलेज जो प्रथम था वो 15 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था। उसके आज 25 के अंदर, यानी 2 साल बाद में है वो जो वाइब्रेंट विलेज द्वितीय जो कार्यक्रम है वो शुरू हुआ था। तो ये जो प्रथम का जो है वो 15 फरवरी 2023 को हुआ था। इसके तहत चीन की सीमा से सटे लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 663 गांव, यानी चीन के सीमा से सटे जो ये स्टेट है उनके 663 गांवों का क्या हुआ भाई? समग्र विकास करना था। किसका उद्देश्य था? वाइब्रेंट विलेज फर्स्ट का था। तथा सड़क कनेक्टिविटी को है वो मजबूत करना था। ठीक है, सड़क कनेक्टिविटी है उसको मजबूत करना और जीवन स्तर में सुधार करना, या इनके प्लान को है जो सीमावर्ती गांव थे यहाँ से ये लोग क्या प्लान कर रहे थे, तो उनके प्लान को रोकना भी क्या इनका उद्देश्य था भाई। ठीक है, तो ये सारी बात आपको याद रखनी है। अगला देखो, बंदी पशु प्रयोजन योजना के तहत कोई व्यक्ति अधिकतम कितने वर्षों के लिए वन्य जीव को है वो गोद ले सकता है? यानी जो है ये उसके लिए है जो बायोडाइवर्सिटीज है, यानी जो आपके बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है, राजस्थान के उन बायोलॉजिकल पार्कों के अंदर कुछ जो विशेष प्रजाति है, उन प्रजातियों के विशेष जंतुओं को गोद लेने की ये बात कर रहे हैं। ये योजना है कि आप जो बंदी पशु प्रयोजन योजना, इसके तहत आप क्या करो कि जो है कुछ आप जो पशुओं को क्या ले लो? गोद ले लो, कुछ वन्य जीवों को गोद ले लो। पालतू नहीं है भाई, ये कौन से है? वन्य जीव है। ठीक है, तो वन्य जीवों को इन्होंने गोद लेने की बात की है और ये कहा कि अधिकतम है वो कितने वर्ष तक गोद ले सकते हैं? तो आपका इसमें ये कहा है कि अधिकतम जो है वो 5 वर्ष तक गोद ले सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो जो व्यक्ति है जो किसको गोद लेना चाहता है तो वो क्या है, पहले तो 1 माह से लेकर के 1 वर्ष तक, ठीक है, 1 माह से लेकर के 1 वर्ष तक जो है वो उसको गोद लेगा किसी वन्य जीव को। यदि वो उसकी सही से देखभाल करता है तब क्या है जो है इसको आगे 5 वर्ष है वो रखने की अनुमति देते हैं, नहीं तो नहीं देते भाई। ठीक है, जैसे जैसे बंदी पशु प्रयोजन योजना है प्रदेश के सभी बायोलॉजिकल पार्कों में शुरू की गई है। यानी बात क्या आ गई? सभी बायोलॉजिकल पार्कों में शुरू की गई है। अब देखो यहाँ पर 26 प्रजातियों के करीब
250 से अधिक वन्य जीवों को क्या है, गोद ले सकते हैं। योजना के तहत गोद लिए गए वन्य जीवों के रख रखाव, खान पान आदि का है वो खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है, कौन सा भाई जो है, किनका खर्चा उठाना पड़ता है, वन्य जीवों के रख रखाव का एक तो, और एक आपके खान पान का जो है वो खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है, इस योजना के तहत कम से कम 1 माह और अधिक से है अधिकतम मतलब कितना, 1 वर्ष के लिए गोद ले सकते हैं। पहली बात हुई कि कम से कम 1 माह तो आपको गोद लेना ही पड़ेगा, या अधिक से अधिक आप कितना 1 वर्ष तक गोद ले सकते हो। अब इसमें क्या है, इसके साथ ही अगर पहला वर्ष ठीक रहा, ठीक है, यदि 1 वर्ष तक उन्होंने ठीक काम किया, ठीक उसकी देखभाल की, तो उस व्यक्ति को फिर अधिकतम 5 वर्ष के लिए, अधिकतम 5 वर्ष के लिए क्या है, वो जो वन्य जीव है वो उसको गोद दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके काम की चीज वो ये है कि कितनी प्रजातियों, लगभग 26 प्रजाति है, इन 26 प्रजाति के वन्य जीवी गोद ले सकते हैं। ऐसा नहीं हो कि आप जाओ और कि आप जाओ कि मैं जो है चित्ता है उसको मैं गोद लेना चाहता हूँ, वो वन्य जीव है मैं उसको गोद लेना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो 26 प्रजातियां दे रखी है जो है, आप उसी को है वो जो गोद ले सकते हो। ठीक है, सभी बायोलॉजिकल पार्कों के अंदर ये शुरू की गई है भाई। अब आगे देखो आप, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान। ठीक है, बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का लक्ष्य वर्ष है वो क्या रखा गया था, यानी बाल विवाह मुक्त जो राजस्थान है उस जो है उसके लिए जो अभियान चलाया जा रहा है वो राजस्थान के कौन से वर्ष तक इन्होंने कहा कि बाल विवाह मुक्त कर देंगे, लक्ष्य 21 वर्ष तक रखा था। तो इन्होंने जो है वो लक्ष्य रखा है आपके 2030 तक। ठीक है, कहाँ तक लक्ष्य रखा है भाई इन्होंने, इन्होंने लक्ष्य रखा है 2000 आपके 30 तक। ठीक है, तो आपका सी आंसर है जो आपका सही आंसर हो जाएगा, 2030 तक का लक्ष्य है इन्होंने रखा है भाई। अगला देखो 2030 बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान का शुभारंभ कब हुआ था, 24 अप्रैल 2025 को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इंदिरा गांधी पंचायती राज जो ग्रामीण विकास संस्थान है जयपुर उसके अंदर है वो इसका जो है आपके जो इस अभियान का है वो शुभारंभ किया गया था। ये जो संस्थान है आपके इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान, ये संस्थान आपके क्या है जो है, यहाँ पर आपकी वीडियो के अंदर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं वो इसी संस्थान के अंदर होते हैं। हम जब डॉक्यूमेंट डीवी करवाने गए थे तो यहाँ हम जाके आए भाई। ठीक है, इसी संस्थान के अंदर आपकी क्या होता है, डीवी होता है। ठीक है, राजस्थान का बाल विवाह, राजस्थान का बाल विवाह मुक्त लक्ष्य है वो आपका जो है 2030 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद में आप आगे देखो जो है सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया, यानी वो है जो स्व सशक्तिकरण वाला जो है प्रोग्राम है, सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, जो इसका उद्घाटन किया था आपके अमित शाह ने। ऑप्शन से आपका सही आंसर हो जाएगा अमित शाह, यानी जो है स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण। क्या लाइन है, स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण या फिर सेल्फ एम्पावरमेंट अभियान। ठीक है, यदि ये शब्द नहीं आए सेल्फ एम्पावरमेंट अभियान, यदि ये आ जाए स्व सशक्तिकरण से राष्ट्र सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ कब हुआ था, तो आपको बताना है 17 अप्रैल 2025 को जो गृह मंत्री अमित शाह ने इसका है वो शुभारंभ किया था। और कहां पर किया था ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ब्रह्म कुमारी जो संस्थान माउंट आबू सिरोही के अंदर किया था, यानी जो ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है वहां पर अमित शाह आए थे और यहाँ आकर के इन्होंने इसका है उद्घाटन किया था। कहाँ पर स्थित है ये संस्थान, ये माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना और ब्रह्म कुमारी जी संस्था के साथ में एमओयू हुआ है। इसके तहत देश भर के सेवानिवृत्त जो सैनिक है, ठीक है, उन सैनिकों के लिए हर माह सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम है वो चलाया जाएगा, यानी देश भर के जो सेवानिवृत्त सैनिक है उन सैनिकों के लिए हर माह है वो सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम चलाया जाएगा इनके माध्यम से। ठीक है, इसमें सैनिकों को मेडिटेशन, माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट की क्या करेंगे, कला सिखाएंगे भाई। कौन सिखाएंगे, ब्रह्म कुमारी जी संस्थान है वो सिखाएंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है, यानी आयुष्मान तो जहां पर शब्द आता है आप सभी को पता है, आयुष्मान यदि कोई स्वास्थ्य संबंधित जो काम है वहां पर जो शब्द आता है वो आपका आयुष्मान आता है। सभी योजनाओं पर आयुष्मान जिसमें ऐड होता है वो योजना है वो स्वास्थ्य से संबंधित होती है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श जो ग्राम पंचायत योजना है, इसका क्या मतलब हुआ कि या तो ये जो है किसी जो शिविर या उनमें क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है अधिकतम जो है अच्छा स्कोर इन्होंने प्राप्त किया तो उस पंचायत को क्या है आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कर दी, और उसके लिए क्या किया इन्होंने, एक जो है वो प्रोत्साहन राशि इन्होंने तय कर दी है। और वो राशि कितनी है, तो भाई वो कितनी है आपके 11 लाख होगा। ठीक है, आपका सही आंसर सही हो जाएगा, 11 लाख रुपए इसका सही आंसर है भाई।
अगला आप देखो, इस योजना के तहत स्वास्थ्य सूचकांकों में, ठीक है, बेहतर कार्य करने पर 100% उपलब्धि हासिल करने वाली पंचायत को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किसमें भाई? स्वास्थ्य सूचकांकों में, जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किए जाते हैं उसमें बेहतर प्रदर्शन करना, और 100% यदि कोई उपलब्धि हासिल कर लेती है पंचायत, तो उस पंचायत को 11 लाख रुपए कैसे देंगे? प्रोत्साहन राशि देंगे। किस योजना के तहत? तो मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, ठीक है, उस योजना के तहत देंगे। क्या है? आदर्श ग्राम पंचायत योजना। आप अगला प्रश्न देखो आपका, जो है निरामय राजस्थान अभियान, ठीक है, निरामय राजस्थान अभियान का शुभारंभ किस दिन किया गया था? भाई ये निरामय राजस्थान अभियान नाम से स्पष्ट है कि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है, ठीक है। और हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस आता है वो कब आता है भाई? 7 अप्रैल को आता है, ठीक है। विश्व जो स्वास्थ्य दिवस आता है वो 7 अप्रैल को आता है, ठीक है। चिकित्सा जो दिवस आता है 7 अप्रैल को आता है। तो निरामय जो है स्वास्थ्य से संबंधित है, यानी 7 अप्रैल 2025 सही होगा। और हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं अप्रैल माह का, तो जो 7 अप्रैल 2025 आपका क्या होगा? सही होगा भाई। यानी 7 अप्रैल 2025 को RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर से विभिन्न अभियानों की क्या हुआ? शुरुआत हुआ। यानी 7 अप्रैल को है वो बहुत सारे अभियान है उनका है शुभारंभ हुआ है। कहाँ से? RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है जो जयपुर में, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम के माध्यम से निरामय राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है? हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और निरोग जीवन सुनिश्चित हो। इसके अलावा जो अन्य अभियान यहाँ से शुरू किए गए थे 7 अप्रैल को, ये अभियान भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो अभियान है ईट राइट राजस्थान अभियान, कौन सा अभियान है? ईट राइट राजस्थान अभियान है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण अभियान है। स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। क्या है भाई? ईट राइट राजस्थान अभियान है, और ये क्या है? स्वस्थ आहार के प्रति, स्वस्थ आहार के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जंक फूड की जगह पौष्टिक आहार प्रोत्साहित करने के लिए है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आप देखो मिशन मधुहरी, ठीक है, मिशन मधुहरी भी याद रखना है। वो भी 7 अप्रैल को शुरू किया था। टाइप 1 डायबिटीज से ग्रसित बच्चों के लिए समर्पित क्लिनिक की शुरुआत, यानी मिशन मधुहरी के तहत टाइप 1 जो डायबिटीज से ग्रसित बच्चे हैं उन बच्चों के समर्पित जो क्लिनिक शुरुआत है। और जो है इनका, चलो ये तो क्लिनिक की शुरुआत करना, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, जो मिशन मधुहरी है इसका क्या है काम? इसके तहत क्या है भाई? क्लिनिक शुरू करना, ठीक है। डायबिटीज से संबंधित है। मधु, मधु शब्द आ गया तो आपको पता चल गया कि डायबिटीज से संबंधित है, ठीक है। मिशन लिवर स्माइल अभियान, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। मिशन लिवर जो स्माइल अभियान है ये हम पढ़ चुके हैं। ये क्या है भाई? फैटी लिवर रोग की रोकथाम और उपचार के लिए विशेष अभियान है, ठीक है। मिशन लिवर स्माइल अभियान है, ये किसके लिए है? ये फैटी लिवर जो रोग है उसकी रोकथाम और उसके उपचार के लिए क्या है? विशेष अभियान है भाई। अब आगे देखो, वैभव सूर्यवंशी ने जो है IPL में डेब्यू किस टीम की ओर से किया? आपको पता है वैभव सूर्यवंशी के बारे में सब जानते हैं। तो जो इन्होंने जो है वो IPL में जो डेब्यू किया था वो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से किया था। यानी वैभव सूर्यवंशी है वो बिहार के हैं, लेकिन इन्होंने जो डेब्यू किया है IPL के अंदर वो किस टीम से और खेले गए थे? वो राजस्थान की टीम की ओर से खेले गए थे भाई, ये याद रखना। और जो है इन्होंने IPL 18 के अंदर सबसे युवा खिलाड़ी है वो, जिसने 14 वर्ष की आयु में राजस्थान रॉयल्स की टीम की तरफ से IPL में क्या किया? डेब्यू किया। पहली बात तो हो गई कि भाई सबसे युवा है, ठीक है। और जो है इन्होंने 14 वर्ष की आयु में क्या किया? डेब्यू किया, वो भी राजस्थान रॉयल्स के अंदर, एक बात याद होगी। उसके बाद में आप देखो कि जो है वैभव ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ SMS स्टेडियम जयपुर में, पहली बात तो जयपुर के अंदर ही, और गुजरात के खिलाफ 101 रन की क्या खेली थी? पारी खेल ली थी। और वो भी कितनी बॉल पर? 35 बॉल पर शतक लगाया। यानी 14 साल का एक युवा क्रिकेटर, ठीक है, जो पहली बार IPL खेल रहा हो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, वो बिहार का हो। और इन्होंने क्या किया? 35 बॉल पे ही जो है शतक लगा दिया भाई, ठीक है। तो ये गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया है। और सबसे कम बॉलों पर शतक बनाने में विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहले स्थान पर क्रिस गेल है जिसने 30 गेंदों पर है वो जो शतक बनाया था। और इनका संबंधित राज्य कौन सा है? बिहार है भाई, ठीक है। सारी बातें वैभव सूर्यवंशी के बारे में ये है जो चर्चा में रहा था अप्रैल में, तो आपको याद करनी है। आगे देखो, हाल ही में अप्रैल 2025 में चित्रकला के क्षेत्र में शिल्प गुरु बाबूलाल मारोटिया को है कौन सा पुरस्कार मिला है? यानी सीधी सी बात हो गई, कौन है भाई? किसके पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं? किसको मिला है? बाबूलाल मारोटिया, ठीक है। एक नाम तो याद रख लेना, बाबूलाल मारोटिया। ये कौन है भाई? ये शिल्प गुरु है। कौन है बाबूलाल मारोटिया? ये आपके हैं शिल्प गुरु है।
ठीक है। और ये इन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है, तो जो है इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में काम किया है, तो ये भी आपको याद रखना है, चित्रकला क्षेत्र के अंदर काम किया है। ठीक है। बाबूलाल मारोटिया सेल्फ गुरु है, चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। और इनको जो है वो वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो मिला है। ठीक है। कौन सा पुरस्कार मिला है, वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार है वो बाबूलाल को मिला है भाई। अगला आप प्रश्न देखो, जो ये तो बाबूलाल हो गया। ठीक है, बाबूलाल को मिला है भाई वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार। और आपके सामने अगला पुरस्कार, राजस्थान के किस लेखक को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। किस लेखक को वय वंदन पुरस्कार है उनसे उससे सम्मानित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाई राजेंद्र मोहन शर्मा। राजेंद्र मोहन शर्मा को किससे सम्मानित किया गया, वय वंदन जो पुरस्कार है उससे आपको सम्मानित किया गया था। और ये क्या है, ये नागौर में आयोजित हुआ था साहित्य सम्मेलन। उस सम्मेलन के अंदर राजस्थानी भाषा के लेखक राजेंद्र मोहन शर्मा को वय वंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया भाई। ये भी याद रखना किस भाषा का है भाई, राजस्थानी भाषा का है ये। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार, डॉक्टर अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित किया गया भाई। अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को किस क्षेत्र में कार्य हेतु सम्मानित किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके भाई सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में कार्य के लिए जो अनुपमा सैनी और कुलदीप पंवार को सम्मानित किया गया था भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जन कल्याण और महिला उत्थान के क्षेत्र में, ठीक है, विशेष कार्यों के लिए इनको सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर अनुपमा सोनी को जन कल्याण और महिला उत्थान के कार्यों के लिए 51,000 की राशि दी गई भाई और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। जबकि कुलदीप पंवार को समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्यों के लिए 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया भाई। कितने लाख रुपए, 1 लाख रुपए दिए गए हैं। ठीक है, कुलदीप पंवार को और अनुपमा सोनी को 51,000 रुपए दिए गए हैं, समाज सेवा, और उसका उद्देश्य है जन कल्याण और महिला उत्थान। ठीक है, इसके बाद में आप देखो मांगीलाल जाट। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मांगीलाल जाट को किस संस्था में महानिदेशक एवं सचिव नियुक्त किया है भाई। डॉक्टर मांगीलाल जाट को किस संस्था में महानिदेशक और जो है सचिव नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना जो ICAR है, ICAR है से, ये आपका सही आंसर होने वाला है इसका। ठीक है, यानी जो है राजस्थानी जो निवासी है ये मांगीलाल जाट, उनको कृषि वैज्ञानिक है ये। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है जो ICAR है उसका महानिदेशक और कृषि अनुसंधान व शिक्षा विभाग का सचिव इनको नियुक्त किया गया है। और ये भाई जो है वो क्या है, कृषि वैज्ञानिक है। ठीक है, कृषि वैज्ञानिक है, कौन है, आपके राजस्थान निवासी है और मांगीलाल जाट इनका नाम है भाई। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखो भाई, जो है मलावी देश, ठीक है, मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त अमराराम गुर्जर को किस जिले से संबंधित है। यानी मलावी देश के अंदर जो भारतीय उच्चायुक्त है वो अमराराम गुर्जर है, उसको लगाया है। वो अमराराम गुर्जर का जो संबंध है वो किस जिले से है, आपको ये बताना भाई। ठीक है, तो अमराराम गुर्जर है उसका संबंध किस जिले से है, तो उनका संबंध किससे है भाई, पाली जिले से है, जिनको हाल ही में मलावी देश के अंदर जो है वो लगाया गया है भाई उच्चायुक्त। ठीक है, पाली निवासी अमराराम को मलावी देश में भारतीय उच्चायुक्त है वो बनाया गया है। उसके बाद में आप आगे देखो, वास्तुकार वरुण योगीराज। ठीक है, वास्तुकार वरुण योगीराज ने किस मंदिर में कार्य किया, तो ये तो हम ये काफी बार पढ़ चुके हैं। वरुण योगीराज है वो आपके किस मंदिर से थे, अयोध्या जो राम मंदिर है उनसे संबंधित थे भाई। ये काफी बार जो है हमारा आ चुका था वरुण योगीराज के बारे में। तो श्री राम की प्रतिमा के वास्तुकार वरुण योगीराज को राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण बागड़े द्वारा बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मानद उपाधि है वो सम्मानित किया था भाई। ठीक है, तो जो मानद उपाधि दी गई थी इनको, ये याद क्यों रखना है, क्योंकि इनको है वो राजस्थान के राज्यपाल ने बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में है इनको अरुण योगीराज को सम्मानित किया है, इसलिए आपको ये चीज याद रखनी है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपका, ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख रही राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, नाम क्या है, राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का हाल ही में निधन है वो कहां पर हुआ है भाई। ठीक है, यानी ब्रह्म कुमारी जी संस्थान की प्रमुख रही है ये दादी, तो इनका जो निधन है वो तिरुपति के अंदर हुआ। कहां पर हुआ है, तिरुपति के अंदर है इनका निधन हो गया है भाई। तो ये भी आपको क्या है ध्यान रखना है। आप आगे देखो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित ब्रह्म कुमारी जी संस्थान है उनकी प्रमुख रही है 101 वर्षीय राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी का निधन हुआ भाई। ठीक है, 101 वर्ष की उम्र में हुआ है। अगला देखो, निम्न में से कौन सी किस्म चने की नई किस्म है
जिसे दुर्गापुरा अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित किया गया। भाई ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। दुर्गापुरा जो अनुसंधान संस्थान है, जो अनुसंधान संस्थान है जयपुर, उनके द्वारा है वो एक चन्ने की है वो कौन सी किस्म है वो विकसित की गई है भाई, ठीक है। चन्ने की कौन सी किस्म है वो विकसित की गई है, मैं आपको ये जो है पहले आपको बता चुका हूँ भाई, ठीक है। तो इसकी जो किस्म है वो आपके कौन सी है, करण चन्ना 20 है भाई। कौन सी है, करण चन्ना 20 रहने वाली है भाई, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी करण चन्ना 20, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। राजस्थान के कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा द्वारा चन्ने की जो नई किस्म है उसका विकास किया गया। जोधपुर जीरा क्या है भाई, जोधपुर जीरा फर्स्ट है, जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, ये भी याद रखना आपको। और प्रताप 4 क्या है, महाराणा प्रताप कृषि जो प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उदयपुर का, उसके द्वारा मूंगफली की है वो नई किस्म प्रताप 4 का विकास किया गया। यानी प्रताप 4 क्या है, उदयपुर द्वारा, प्रताप यूनिवर्सिटी द्वारा है। और ये मूंगफली की किस्म है। जोधपुर जीरा क्या है, तो जीरे की किस्म है, जोधपुर यूनिवर्सिटी द्वारा है। और करण चन्ना क्या है, ये दुर्गापुरा द्वारा है और चन्ने की किस्म है भाई, ठीक है। और जो है हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नोटिफाइड कर दिया, ठीक है। प्रताप 4 को क्या कर दिया, इन्होंने नोटिफाइड कर दिया। चलो वो तो कोई बात नहीं है, हमें तो याद रखना है जो कौन सी जो है किस्म जारी की है, ठीक है। 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की जो है वो खवग राय शिरोमणि किताब किसके जीवन पर आधारित है भाई, ठीक है। यानी 36 फीट ऊंची, ठीक है, 36 फीट ऊंची और 18 पन्नों की जो खवग राय शिरोमणि किताब है वो किन के जीवन पर आधारित है। ए ऑप्शन आपका क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, रविदास, आचार्य विद्यासागर महाराज और स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आचार्य विद्यासागर महाराज। आचार्य विद्यासागर महाराज की जो 18 पन्नों की और जो है 36 फीट ऊंची क्या है, एक पुस्तक है और किताब है, खवग राय शिरोमणि उसका नाम है भाई, ठीक है। आगे देखो, आचार्य विद्यासागर महाराज, यह पुस्तक राष्ट्र संत आचार्य विद्यासागर महाराज के जीवन पर आधारित है। इसे बनाने में 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स, 50 लीटर पेंट और 1000 किलो लोहा काम में लिया गया भाई, ठीक है। 1500 स्क्वायर फीट फ्लैक्स है, 50 मीटर पेंट है और 1000 किलो क्या है, लोहा है। आपको तो इतना याद रखना है किसकी है भाई, ठीक है। ये लोहा वगैरह याद नहीं रखना है, कोई बात नहीं, आपको जब किसकी है उतना याद रख लो, काम हो जाएगा। आगे आगे देखो भाई, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बागिन रानी ने एक साथ कितने शावकों को जन्म दिया भाई, ठीक है। यानी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर जो जो बागिन है, रानी है उसका नाम, उन्होंने एक साथ में जो है कितने शावकों को जन्म दिया है वो आपको बताना है। तो जो इन्होंने जो एक साथ में है वो 5 शावकों को जन्म दिया। कितनों को दिया भाई, 5 शावकों को जन्म दिया है। आपका ऑप्शन 6 सही होने वाला है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल जो पार्क है, बागिन रानी है, बागिन का नाम भी याद रख लेना, ठीक है। नाहरगढ़ के अंदर है, बागिन रानी है, उसने 5 शावकों को जन्म दिया है। जो राजस्थान में पहली बार 5 शावक एक साथ में जन्मे हैं, ऐसा पहली बार हुआ है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बागिन ने लगातार दूसरी बार व्हाइट टाइगर को जन्म दिया भाई, ठीक है। यानी जो बागिन है उन बागिन ने लगातार नहीं, पिछली बार जब इन्होंने जन्म दिया था तब भी एक व्हाइट टाइगर था और इस बार भी क्या है, व्हाइट टाइगर है, ठीक है। तो लगातार है, दूसरी बार व्हाइट टाइगर को जन्म दिया है। पहली बार पिछले वर्ष व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ था और इस बार फिर व्हाइट टाइगर का जन्म हुआ है, जिसका नाम सीएम भजनलाल शर्मा ने भीम रखा था। कौन सा, व्हाइट टाइगर का नाम उन्होंने भीम रखा था और मादा शावक का नाम उन्होंने स्कंदी रखा था भाई, ठीक है। यानी जो है एक का नाम उन्होंने भीम रखा था और एक का नाम स्कंदी रखा था। किन्होंने रखा था, तो भाई अपने जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, इन्होंने रखा था। ये भी आपको याद रखना है, भजनलाल शर्मा ने रखा था, भीम रखा था और दूसरा स्कंदी रखा था, ठीक है। बागी ने पिछले वर्ष में 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 2 शावकों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 4 शावकों को पिछले वर्ष जन्म दिया था, 2 की मृत्यु हो गई थी और 2 बच्चे, जिसके अंदर एक का नाम स्कंदी रखा गया और एक का नाम भीम रखा गया था हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है उसमें। अगला देखो, राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 के दौरान सबसे अधिक गतिविधियां की एंट्रीज करने वाला राज्य कौन सा है। अब देखो, राष्ट्रीय जो पोषण पखवाड़ा है वो जो है इसको 7 साल अब कंप्लीट हो चुका है। वो 2018 में झुंझुनू से शुरू हुआ था और अब ये पूछ रहा है कि इस दौरान जो है गतिविधियों की एंट्रीज जो है वो करने वाला राज्य कौन सा रहा है, वो आपको बताना है भाई इसके अंदर। तो इसके अंदर जो राज्य है वो हमारा राजस्थान ही है भाई। कौन सा राज्य है, हमारा राजस्थान है। वो इसके अंदर कैसा रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है भाई। अगला देखो, राजस्थान पोषण पखवाड़ा जो है वो 8 से 22 जो अप्रैल 2025 को है, उसके तहत गतिविधियों की एंट्रीज करने में राजस्थान है वो देश में प्रथम स्थान आया भाई।
ठीक है। प्रदेश का पहला खादी डिजाइन स्टोर, प्रदेश का पहला खादी डिजाइन स्टोर है वो कहाँ खोला गया भाई? ठीक है, तो ये MI रोड जयपुर में खोला गया है। कहाँ पर खोला गया है? आपका बे आंसर सही हो जाएगा, MI रोड जयपुर भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आपका, ये तो जो MI रोड जयपुर हो गया। ठीक है, वोकल फॉर लोकल और खादी फॉर फैशन, खादी फॉर फैशन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश का पहला खादी डिजाइन स्टोर का उद्घाटन MI रोड जयपुर में मुख्यमंत्री जो दिया कुमारी है, उप मुख्यमंत्री, उनके द्वारा है वो किया गया भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, वैदिक संस्कार बोर्ड। ठीक है, वैदिक संस्कार बोर्ड का गठन है वो किस विभाग के अंतर्गत किया गया है? तो दोस्तों वैदिक जो संस्कार बोर्ड है उसका गठन है आपके संस्कृत शिक्षा विभाग, संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत किया गया। ठीक है, वैदिक संस्कार जो बोर्ड है इसका है वो संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत किया गया भाई। ठीक है, राजस्थान सरकार ने प्रदेश में वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। प्रोफेसर गणेशीलाल सुतार को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। इस संबंध में संस्कृत शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव कैलाश चंद यादव ने ये आदेश जारी किए हैं और ये बोर्ड राज्य सरकार की ओर से संभाग स्तर पर स्थापित किए जा रहे हैं। आदर्श वेद विद्यालय, 3 वैदिक गुरुकुल सहित राज्य में संचालित सभी वेद विद्यालयों व वेद पाठशालाओं का संचालन करेगा भाई। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में आप देखो अगला, राजस्थान विश्वविद्यालय विद्या संशोधन अधिनियम जो विधेयक 2025 है, अब कुलपति का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? कुल गुरु कर दिया। क्या कर दिया भाई? वाइस चांसलर इंग्लिश में तो सेम है, लेकिन हिंदी में इन्होंने नाम चेंज कर दिया है भाई, कुलपति का क्या कर दिया? कुल गुरु कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो आप, सॉल्यूशन देखो, कुल गुरु राज्य के विश्वविद्यालय की विद्या संशोधन विधेयक, 33 विश्वविद्यालय में कुलपति का नाम अब क्या हो गया? कुल गुरु हो गया है, और प्रति कुलपति का नाम प्रति कुल गुरु हो गया। ठीक है, हालांकि अंग्रेजी में कुलपति को वाइस चांसलर ही कहलाएंगे। नाम बदलने के पीछे सरकार का दावा था कि विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण का कार्य कौन करता है? गुरु करता है भाई। ठीक है, विद्यार्थियों के चरित्र का निर्माण का कार्य कौन करता है? अपना गुरु करता है। ठीक है, विश्वविद्यालय में कुलपति मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होता है, जहां कुलपति शब्द प्रशासनिक एवं स्वामित्व को दर्शाता है भाई। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 के अनुसार लोकतंत्र सेनानियों को है वो कौन सा है वो सुविधाएं दी जा रही है? इस पे भी हम बात कर चुके थे। हमने कहा था कि जो 20,000 है, 20,000 तो इनको पेंशन दी जाती है और 4,000 क्या दी जाती है? 4,000 जो चिकित्सा सहायता दी जाती है भाई। ठीक है, 20,000 रुपये मासिक पेंशन और जो 4,000 रुपये क्या है? चिकित्सा भत्ता दिया जाता है। आपका ऑप्शन कौन सा 20 सही हो जाएगा? ठीक है, देखो 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये चिकित्सा भत्ता। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान लोक सेनानी जो सम्मान विधेयक 2024 है, राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, ये कानून आपातकाल के लिए, आपातकाल के समय में लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ठीक है, सक्रिय रूप से लड़े और ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के कारण मिसा या जेल में निरुद्ध किए गए थे। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान मूल के कला लोकतंत्र सेनानियों को जो है वो सम्मान दिए जाने से संबंधित है। वर्तमान में 1140 लोकतंत्र सेनानी है उसके आश्रित है, जिन्हें 20,000 रुपये मासिक पेंशन और 4,000 रुपये का चिकित्सा भत्ता मिल रहा है। यानी कितने लोकतंत्र सेनानी है भाई? 140 रुपये। ठीक है, कितने हैं? 1140, कितने हैं? 1140 है भाई। ठीक है, 1140 आपकी क्या लोकतंत्र सेनानी है जो आश्रित है। 20,000 और 4,000 मिलते हैं, और रोडवेज बसों में उनकी क्या है? निःशुल्क यात्रा होती है भाई। ठीक है, रोडवेज बसों में इनकी क्या होती है? इनकी निःशुल्क यात्रा होती है। आगे देखो, इनकी मृत्यु होने पर पति व पत्नी को जीवन काल के लिए सब है वो सुविधाएं दे होगी, और राष्ट्रीय उत्सवों में इन्हें आमंत्रित किया जाएगा। दरअसल पहले नियम बनाकर इन्हें ये सुविधाएं हैं वो दी जा रही है। ठीक है भाई, उसके बाद में जो है आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना है। हाँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो पिछली कांग्रेस सरकार है, इन्होंने ये जो है योजना निरस्त कर दी थी, वापस बीजेपी सरकार आते ही इन्होंने ये वापस लागू कर दिए भाई। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 23 क्या है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में राजस्थान का है वो कौन सा स्थान है? यानी स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान का है वो स्थान कौन सा है, वो आपको बताना है। कौन सा प्रश्न है आपका भाई? 25वां प्रश्न है। ठीक है, यानी जो है इसके अंदर जो राजस्थान का जो स्थान है वो स्किल इंडिया के तहत कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है।
यानी स्किल इंडिया रिपोर्ट 2025 के अनुसार महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला है देश भर में महिलाओं के लिए रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने के मामले में राजस्थान क्या है? राजस्थान सबसे आगे है भाई। राज्य में महिलाओं के लिए 89% रोजगार संसाधन उपलब्ध है। दूसरे नंबर पर गुजरात है, वो 71%। तीसरे नंबर पर दिल्ली है, वो आपके कितने हैं? 51.85%। और चौथे नंबर पर आपके क्या है? चौथे नंबर पर आपके केरल है, 51%। ठीक है, तो ये आपको क्या है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखो, इसके साथ ही क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में राजस्थान है वो 43% के साथ में दूसरे नंबर पर, और मध्य प्रदेश है वो आपका 42% के मामले पर तीसरे नंबर पर है। ठीक है, और इस मामले में उत्तर प्रदेश है वो सबसे आगे है। ठीक है, उत्तर प्रदेश क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग के मामले में सबसे आगे है। और यहाँ पर जो है वो प्रथम नंबर राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात है, और जो है वो थर्ड पे आपके कौन सा है? दिल्ली है। ठीक है, तो आपको जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये याद रखना कि राजस्थान है वो महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने वाला, संसाधन उपलब्ध करवाने वाला कौन सा है? फर्स्ट है, 1 नंबर पर है भाई। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट है वो किस जिले में स्थित है? भाई जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय है वो एयरपोर्ट है जो भी हाल ही में जो खोला था, वो किस जिले के अंदर है? तो वो आपके कहाँ है भाई? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो अब देखो जो है झालावाड़ एयरपोर्ट का रनवे कितना है? 3120 मीटर लंबा है, जिसे अब कोलाना एयरपोर्ट के साथ में जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जाना जाएगा। यानी जो है पहले क्या नाम था भाई? कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़ था। ठीक है, ये नाम भी आपको याद रखना है। पहले इसका क्या नाम था? कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़ था। अब इसका जो नाम चेंज करके क्या कर दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया भाई। ठीक है, बता दें कि उत्तर भारत में इतने लंबे रनवे जालंधर कुशीनगर में ही है, या फिर अब राजस्थान के झालावाड़ में। यानी इतना लंबा रनवे वहाँ कहाँ पर है उत्तर भारत में? एक तो जो है जालंधर में है, ठीक है, और एक जो है एक और है कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर है, यहाँ दो जगह पर कहाँ है इतना लंबा रनवे है, और फिर ये एक राजस्थान के अंदर है। ठीक है, इस पर बोइंग 747 जैसे जंबो जेट विमान भी उतर सकते हैं भाई। ठीक है, पीएम पूर्व जो सीएम है वसुंधरा राजे, उसने 12 अप्रैल 2025 को एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए पहली उड़ान भरी थी। इसके साथ ही एयरपोर्ट का है वो शुभारंभ किया गया था। कब किया गया था भाई? 12 अप्रैल 2025 को शुभारंभ किया था। और जो है झालावाड़ का एयरपोर्ट है, और इसका नाम जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। पहले इसका जो नाम था वो कोलाना एयरपोर्ट था। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है भाई। ठीक है, उसके बाद में आपका देखो अगला पंचायत उन्नति सूचकांक। ठीक है, पंचायत उन्नति सूचकांक है, ये मैंने आपको इंडेक्स वाले के अंदर पढ़ा दिया था। पंचायत उन्नति सूचकांक में राजस्थान की कौन सी ग्राम पंचायत राज्य में प्रथम तथा देश में 8वें स्थान पर रही? यानी जो है वो पंचायत उन्नति सूचकांक के जो है अनुसार राजस्थान की ऐसी कौन सी जो ग्राम पंचायत है वो जो आपके राज्य के अंदर तो प्रथम रही, और जो देश के अंदर कौन से 8वें स्थान पर रही थी? तो इसके अंदर जो है वो ग्राम पंचायत कौन सी है? आपके पिंडावल जो ग्राम पंचायत है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा भाई। अगला देखो, पिंडावल ग्राम पंचायत सही आंसर है। शीर्ष जो राज्य है वो आपके कौन सा है? गुजरात राज्य है। राजस्थान का स्थान कौन सा है? आपके 8वां है। और तेलंगाना राज्य की जो बरनापुर ग्राम पंचायत है वो देश भर में कौन से प्रथम स्थान पर रही थी? और ये अपने जो है वो पिंडावल देश भर में 8वें स्थान पर रही है। और राजस्थान की ये क्या है? राजस्थान की फर्स्ट हमें फर्स्ट जो है वो राजस्थान की है, और 8वें पर जो है वो पिंडावल देश भर के हिसाब से रही है। जबकि देश भर के हिसाब से प्रथम है वो तेलंगाना की कौन सी है? बरनापुर जो है वो ग्राम पंचायत है वो रही है। और डूंगरपुर जिले की पिंडावल, ये जो है पिंडावल किस जिले में है? ये भी आपको ध्यान रखना, डूंगरपुर जिले में है। तो डूंगरपुर जिले की जो पिंडावल ग्राम पंचायत है वो राजस्थान में प्रथम है, और देश भर में कितना? 8वें स्थान पर है भाई। तो ये पिंडावल जो ग्राम पंचायत है ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में जो है आपका अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसकी शुरुआत कब हुई है भाई? ठीक है, यानी अरावली जो ग्रीन वॉल परियोजना है उसकी आपकी शुरुआत पूछी है इन्होंने। इसकी शुरुआत आपके मार्च 2023 में हुई थी। अरावली जो ग्रीन वॉल परियोजना है इसकी शुरुआत आपके कब हुई थी? मार्च 2023 में हुई थी भाई। यानी अरावली ग्रीन वॉल जो प्रोजेक्ट है वो 25 मार्च 2023 को हरियाणा के टीकली गांव से हुआ था। ये भी आपको है यह ध्यान रखना भाई। ठीक है, यानी अरावली जो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो हरियाणा के टीकली गांव से हुई थी। 25 मार्च 2023 को हुई थी भाई, मार्च के अंदर। इस परियोजना का जो पहला चरण है वो वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी आप याद रखें भाई। इस जो प्रोजेक्ट है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट है वो पहली बात तो हरियाणा के टीकली से शुरू हुआ है।
मार्च 2023 में शुरू हुआ था। इसका जो टारगेट है वो 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है भाई, ठीक है। यानी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लगभग 1400 किलोमीटर की लंबाई तथा 5 किलोमीटर की चौड़ाई में फैली है कौन, ये परियोजना अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है ना, ये जो है वो कितने 1400 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई में फैली हुई है। किन किन स्टेट में, राजस्थान, जो है गुजरात, हरियाणा और जो है आपके दिल्ली। उसके बाद में इस परियोजना में राजस्थान के कितने जिले हैं भाई, राजस्थान के 19 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इनमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और ये जो है आपके 19 जिले हैं, ठीक है। यानी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जो अरावली वाले या फिर अरावली के आसपास वाले जो जिले हैं वो सभी इसमें शामिल किया है भाई, नागौर, भरतपुर, करौली, दौसा और ये जो है आपके जिले हैं, ठीक है। अरावली के तहत कुल 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको वर्ष 2030 तक क्या करना है, बहाल करना है। यानी कितना हेक्टेयर, 26 मिलियन हेक्टेयर जो बंजर भूमि है उसको क्या करना, 2030 तक आपको क्या करना था, बहाल करना। इसका उद्देश्य है। 19 जिले हैं और ये जो 4 आपके स्टेट है, ठीक है, 4 आपके स्टेट है और आपके क्या है 1400 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है और मार्च 2023 में ये शुरू हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद में आप देखो आपका ओरण भूमि संरक्षण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है। यानी ओरण भूमि है, ओरण भूमि के जो है उसको जो संरक्षण है उसके संरक्षण के लिए एक समिति गठन किया है। उसका अध्यक्ष किसको बनाया है, तो जितेंद्र राय गोयल को है उसका अध्यक्ष बनाया है भाई। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यानी जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 18 दिसंबर 2024 को ओरण भूमि संरक्षण के लिए एक संयुक्त कमेटी गठन के लिए राज्य सरकार और हाईकोर्ट को आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल 2025 को क्या है इसका गठन कर दिया था और जितेंद्र राय गोयल को क्या है इसका अध्यक्ष बनाया था भाई, ठीक है। तो वो भी आपको क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य वो प्रथम स्थान पर रहा है भाई, तो आप सभी को पता है कि राजस्थान है वो पुणे है इसमें प्रथम स्थान पर आ गया है। राजस्थान क्या है इस रिपोर्ट के अंदर है वो अप्रैल के अंदर कौन था, प्रथम स्थान पे था। यानी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पे रहा और गुजरात आपके जो है गुजरात आपके किस स्थान पे है, गुजरात आपके दूसरे स्थान पर है वो रहा है, ठीक है। उसके बाद में आप देखो विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन में है वो किस श्रेणी में रखा गया भाई, ठीक है। विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राजस्थान को मलेरिया उन्मूलन की है वो कौन सी श्रेणी में रखा है, तो राजस्थान को है वो श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है भाई, ठीक है। राजस्थान को कौन सी श्रेणी में रखा है, राजस्थान को श्रेणी फर्स्ट में रखा है। विश्व मलेरिया दिवस 2025 25 अप्रैल के अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन की जो है वो श्रेणी 1 में शामिल रखा गया है। आईईसी गतिविधियां देखो आप इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन के अंतर्गत लार्वा प्रदर्शन, ठीक है, ऑडियो वीडियो प्रचार, पंप जो है वो पैम्पलेट और पोस्टर जैसे माध्यमों में आमजन को क्या गया वह सजग किया गया था, ठीक है। और जिससे बीमारी की क्या है रोकथाम वो मजबूत हुई है। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य में एंटी लार्वा छिड़काव किया गया, फोकल स्प्रे किया गया, फॉगिंग और जो सोर्स रिडक्शन है उनकी संबंधित गतिविधियां हैं वो की गई थी। और यह प्रोग्राम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रभावी रहा है। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाला एक जानलेवा रोग है जो संक्रमित मादा एनाफ्लीज जो है मच्छरों के काटने से फैलता है। ये सारी जानकारी आप लोगों को पता है, ठीक है। और ये जो है इन्होंने प्रयोग किए हैं, आपको ये याद रखना कि श्रेणी फर्स्ट में शामिल किया है। 25 अप्रैल को है विश्व मलेरिया दिवस है, ठीक है। 25 अप्रैल को क्या है विश्व मलेरिया दिवस है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और हाल ही में अब जो है इसके लिए एक वैक्सीन भी बनाई है भाई, ठीक है। अब आप देखो मिशन परिंदा अभियान किस अवसर पर है वो शुरू किया गया, ठीक है। मिशन परिंदा जो है अभियान वो किस अवसर पर शुरू किया गया है ये आपको बताना है। तो आपको पता है ये परिंदा है ये पंचायती राज दिवस पर शुरू किया गया, ठीक है। यानी 24 अप्रैल आपका 24 अप्रैल को क्या आता है पंचायती राज दिवस आता है, ठीक है। 24 अप्रैल को आपके क्या आता है पंचायती राज दिवस आता है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिशन परिंदा वो शुरू किया गया था पंचायतों के अंदर, ठीक है, ग्राम पंचायतों के अंदर
जो है वो इसको पक्षियों को ठीक है गर्मियों में पानी उपलब्ध कराना और पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पंचायती राज दिवस के अवसर पर है वो शुरू किया गया था। राजस्थान के 12 जिला प्रशासन द्वारा, ठीक है ये लाइन आपको याद रखनी है, 12 जिला प्रशासन द्वारा पंचायती राज के दिवस के अवसर पर मिशन परिंदा अभियान है वो शुरू किया गया। ठीक है, अभियान के पहले चरण में सभी सरकारी कार्यालयों में पानी के पात्र लगाए जाएंगे जिनमें नियमित रूप से ठंडा पानी है वो भरा जाएगा। यानी सबसे पहले किस जिला प्रशासन द्वारा, तो 12 जिला प्रशासन द्वारा, याद रखना है मिशन परिंदा है और 24 अप्रैल यानी पंचायती राज के दिवस के अवसर पर है वो आपके क्या हो गया भाई, ये आपके लागू हो गया। ठीक है, अभियान चलाया गया या शुभारंभ किया गया। ठीक है, कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती जो प्रतियोगिता है वो कोटा में आयोजित हुई। उसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक है वो किस राज्य ने जीता है भाई, यानी कोटा के अंदर अंडर 20 जो राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता हुई थी उसके अंदर सर्वाधिक जो स्वर्ण पदक है, सर्वाधिक जो है वो गोल्ड मेडल है, वो सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस राज्य ने जीता था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा के अंदर। हरियाणा ने कोटा के अंदर आयोजित अंडर 20 ठीक है राष्ट्रीय कुश्ती जो प्रतियोगिता है उसके अंदर आपके सर्वाधिक क्या जीता था, सर्वाधिक आपके गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, 20 से 22 अप्रैल 2025 तक राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में अंडर 20 राष्ट्रीय जो है कुश्ती प्रतियोगिता राजस्थान के कोटा जिले में आयोजित हुई। यानी इसका आयोजन भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा है वो किया जाता है। ये आयोजन पहली बार राजस्थान के कोटा जिले में रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया था। यानी पहली बार राजस्थान के कोटा जिले के अंदर किया गया था रघुराई एंडो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और इसमें 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 800 से अधिक पहलवानों ने भाग लिया। पुरुषों के ग्रीको रोमन व फ्री स्टाइल तथा महिला के फ्री स्टाइल वर्गों में जो है वो मुकाबले आयोजित हुए थे। प्रत्येक वर्ग में 10-10 वेट कैटेगरी थी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल 16 गोल्ड मेडल जीत करके क्या है प्रथम स्थान है वो प्राप्त किया है। दिल्ली ने कुल कितने 6 गोल्ड मेडल जीत करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जबकि उत्तर प्रदेश ने 3 गोल्ड मेडल जीत करके तृतीय स्थान प्राप्त किया है। यानी हरियाणा आपको याद रखना है, एक टॉप याद रख लो आप तो बहुत है। हरियाणा ने कितने भाई 16 गोल्ड मेडल जीते हैं, तो जो आप एक ही याद रख लोगे तो ही बहुत है भाई। ठीक है, हरियाणा ने आपके 16 गोल्ड है वो जीते हैं। उसके बाद में अगला देखो आपका जैसलमेर के पोखरण में उद्घाटन किया गया सोलर प्रोजेक्ट कितनी गीगावाट पीक पावर क्षमता वाला है भाई। ठीक है, यानी जैसलमेर के पोखरण में हाल ही में उद्घाटन किया गया सोलर जो प्रोजेक्ट है वो कितनी गीगावाट की क्षमता का पीक प्रोजेक्ट है, तो वो है आपके 1.3 गीगावाट का। ठीक है, 1.3 गीगावाट का पीक पावर जो क्षमता वाला है आपको याद रखना है भाई। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्री है उसके द्वारा जैसलमेर के पोखरण में 1.3 गीगावाट का पीक पावर क्षमता वाला सोलर प्रोजेक्ट है उसका उद्घाटन किया था। किसने किया था भाई, ऊर्जा मंत्री ने किया था। ठीक है, यह परियोजना पूरी तरीके से मेड इन इंडिया मॉड्यूल्स पर आधारित है, जिसमें 90% जो सोलर मॉड्यूल्स है वो जयपुर स्थित रिन्यू कंपनी द्वारा निर्मित किए गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है भाई, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा के माध्यम से क्या करना, विद्युत उत्पादन बढ़ाना और पर्यावरण को है वो कार्बन उत्सर्जन से क्या करना, बचाना। ठीक है, पर्यावरण को कार्बन उत्सर्जन से बचाना इसका उद्देश्य है। आगे देखो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिव अप अभियान की शुरुआत है वो कब की गई थी। ठीक है, गिव अप अभियान के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, लास्ट क्लास के भी अंदर पढ़ा था, काफी बार हम इसको पढ़ चुके हैं। इसकी शुरुआत है वो नवंबर 2024 में की गई थी। याद रख लेना ये गिव अप अभियान है, ये खाद्य सुरक्षा में जो नाम है वो स्वेच्छा से हटाने के लिए जो है लोगों को मोटिवेशन देने के लिए जो है वो चलाया गया था। नवंबर 2024 आपको याद रखनी है भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों को सूची से स्वेच्छा से बाहर करने के लिए राजस्थान एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान है वो चलाया गया, जिसके तहत राज्य स्तर पर 17,63,000 से अधिक अपात्र व्यक्तियों ने स्वयं योजना से गिव अप किया है। राजस्थान सरकार द्वारा गिव अप अभियान की शुरुआत नवंबर 2024 में की थी, इसका उद्देश्य क्या था, सक्षम और अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए क्या करना था, प्रेरित करना था भाई। ठीक है, इनका उद्देश्य सिर्फ है वो प्रेरित करना था। अगला प्रश्न देखो आपका, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया है। यानी हम अमेरिका के कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने हाल ही में राजस्थान में जो है वो दौरा किया है। कौन था भाई, जेडी वेंस है वो अमेरिका के कौन है उपराष्ट्रपति है जिन्होंने हाल ही में क्या है राजस्थान के अंदर है वो दौरा किया भाई। ठीक है, यानी अपने परिवार सहित भारत की 4 दिवसीय यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जयपुर में भारत अमेरिका संबंधों पर क्या है चर्चा की। वेंस परिवार का स्वागत है पारंपरिक राजस्थानी शैली में आमेर किले में किया गया, जिसमें कच्ची घोड़ी
घूमर व कालीबेलिया नृत्य है वो शामिल रहे हैं भाई, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? तो आमेर किले के अंदर है वो किया गया था। जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों पर चर्चा करते हुए भारत के सांस्कृतिक है अनुभव की उन्होंने क्या की थी? सराहना की थी भाई, ठीक है। आमेर किला अंबर फोर्ट जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर दूर जो है अरावली पर्वतमाला के अंदर है वो स्थित है, ठीक है, आप सभी को पता है। अगला देखो आप, अगला प्रश्न आपका मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैटबॉट, ठीक है। व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर क्या है भाई? यानी वो वेटनरी यूनिट है उनके लिए व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर कौन से रखे थे भाई? तो ये जो है 9063475027 वाले नंबर है, ये आपके जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, यानी जो है आपके 9063475227, ठीक है। राजस्थान में मोबाइल वेटनरी यूनिट के जो है ये नंबर है, इनसे जुड़ी जो है 1962 MVU जो चैटबॉट सेवा है उसके प्रचार प्रसार के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की थी। मोबाइल जो वेटनरी जो है MVU है यूनिट्स है, उस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कितने 41 लाख से अधिक पशुओं को क्या की भाई? चिकित्सा सुविधा है वो प्रदान की जा चुकी है। चैटबॉट ये नंबर है, इनको लॉन्च किया गया है और ये व्हाट्सएप आधारित सेवा है जो टेलीकंसल्टेंसी की क्या है सुविधा उपलब्ध करवाती है भाई, ठीक है। इस योजना का संचालन है वो कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें लगभग 6 महीने पहले है वो शुरू किया गया था। किसको? इस कॉल सेंटर को 6 महीने पहले शुरू किया गया था। कॉल सेंटर संचालन करता जो कंपनी है वो BFIL है, जो इंडसइंड बैंक है उसकी सहायक है, और योजना का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CR के अंतर्गत क्या कर रही है भाई? ये इंडसइंड बैंक क्या कर रही है? वो वित्त पोषण कर रही है, ठीक है। तो ये सारी जो है आपको सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आप देखो अगला, एक मुश्त समाधान OTS योजना का पहला चरण किस अवधि तक लागू रहेगा? ये एक मुश्त समाधान योजना वो योजना है जिसके तहत जो किसान और जो लघु उद्यमी है, जो ऋणी किसान है, जिन्होंने जो है जिनका ऋण अब अवधि पार हो चुका है, जिन्होंने अभी तक ऋण नहीं चुकाया है, वो जो किसान है उन किसानों के साथ में जो है इन्होंने एक समझौता किया है, और वो समझौता के तहत उन्होंने ये कहा कि यदि आप जो भी आपके जो ऋण है मूलधन है वो आप एक मुश्त अगर जमा करवा देते हो, एक साथ में एक मुश्त जमा करवा देते हो मूलधन, तो आपको जो है वो ऋण का क्या है 100% है वो ब्याज आपको जो है छूट मिल जाएगा। और ये इन्होंने क्या है कहा था? एक मुश्त का मतलब हो गया कि जो राशि आपके बची हुई है, आपका ऋण लोन जो अवधि पार हो गया है, आप उनको क्या करो, अब जो बाकी बचा है उनको एक मुश्त जमा करवा दो, ठीक है। यानी जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई? इसकी जो अवधि है वो रखी गई थी 1 मई से लेकर के 30 सितंबर 2025 तक है, इसका पहले चरण का है वो उसकी अवधि रखी थी। उसके बाद में देखो राजस्थान सरकार ने किसानों और लघु उद्यमियों, ठीक है, किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने तथा भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से एकमुश्त समझौता योजना है वो लागू की है। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी। इसका प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक क्या रहेगा? प्रभावी रहने वाला है भाई। ये योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा वितरित ऋणों पर लागू होगी, और 31 मार्च 2024 तक ओवरड्यू हो चुके जो ऋण है उनको है वो शामिल किया गया अभी, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने, संत धन्ना भगत की जो है वो जन्मस्थली है वो कहाँ है? संत धन्ना भगत जी की है वो जन्मस्थली वो कहाँ है वो आपको बताना है भाई। संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली है आपको बताना है, नागौर है, सीकर है, जयपुर है, बीकानेर है। तो जो संत धन्ना भगत जी है उसकी जो जन्मस्थली है वो कहाँ पर है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है भाई, ठीक है, जयपुर जिले के अंदर है। यानी राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर जिले के फागी क्षेत्र की नोखागाड़ी स्थित संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली पर आयोजित जयंती महोत्सव में भाग लिया। धन्ना भगत एक रहस्यवादी कवि 20 जो अप्रैल 1415 और वैष्णव परंपरा के भक्त थे, जिनके भजन आदि ग्रंथ में संकलित है। वे कृष्ण भक्त थे। इन्होंने तपस्या के लिए अरावली की पहाड़ियों की एक गुफा को चुना। आज भी धुंधलेश्वर महादेव मंदिर स्थित है वहां पर। आज भी कौन सा मंदिर स्थित है भाई उस गुफा में? धुंधलेश्वर महादेव मंदिर है वो आपके स्थित है, ठीक है। तो ये आपको क्या रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप देखो राजस्थान डेटा सेंटर जो पॉलिसी 2025 है उसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का है वो निवेश आकर्षित करने की जो है इन्होंने योजना बनाई है भाई। कौन सी भाई? राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी है, इसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों में
कितने करोड़ रुपए की निवेश जो है आकर्षित करने की इन्होंने योजना बनाई है। तो जो राजस्थान डाटा सेंटर है इसके अंदर जो इन्होंने योजना बनाई है वो कितनी की बनाई है भाई, 20 करोड़ की बनाई है। कितने की बनाई है इन्होंने बनाई है 20 करोड़ की भाई, ठीक है। यानी हम बात करें कि राजस्थान सरकार ने डाटा सेंटर की बढ़ती महत्ता को ध्यान में रखते हुए राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 लागू की। इस नीति का उद्देश्य है कि राजस्थान को डाटा सेंटर के लिए प्रमुख एक केंद्र बनाना और निवेश आकर्षित करना, आईटी के क्षेत्र में रोजगार जो है उसके अवसर उत्पन्न करना है भाई इनका उद्देश्य है नीति का। निवेशकों को व्यापक रियायतें, पर्यावरण अनुकूल प्रोत्साहन देना, आधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए का है वो निवेश आकर्षित करने की क्या है योजना है। डाटा सेंटर जो सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए कई आकर्षक है वो प्रावधान किए गए हैं, और जो जिनमें 10 वर्ष तक 10 से 20 करोड़ रुपए यदि वार्षिक एसेट क्रिएशन इनिशिएटिव शामिल है। जो निजी कंपनियां राज्य में 100 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी उन्हें अतिरिक्त रूप से क्या देंगे भाई, 25% सनराइज इंसेंटिव है वो दिया जाएगा। और इस नीति के तहत 5 वर्ष तक 5% क्या है ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। यानी 5 वर्ष तक क्या दिया जाएगा, जो 5 वर्ष तक आपके 5% है ब्याज अनुदान भी आपके क्या दिया जाएगा, ब्याज अनुदान, ठीक है। जिससे डाटा सेंटर की स्थापना लागत में क्या आएगी, कमी आएगी, और डाटा सेंटर्स को बैंकिंग, ट्रांसमिशन और वहीलिंग शुल्क में 100% की क्या है छूट दी जाएगी भाई। तो ये जो नीति है ये नीति के सारा पॉइंट है आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है भाई, ठीक है। कौन सी नीति, डाटा सेंटर जो पॉलिसी है उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा आरपीएससी का, यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आरपीएससी के पेपर के अंदर ये जो प्रश्न है 100% है एज ए स्टेटमेंट आने वाला भाई, ठीक है। तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो किन जिलों में स्थित है भाई, जो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है वो आपको बताना है किन जिलों के अंदर स्थित है। आपको जो है रणथंभौर टाइगर रिजर्व वो करौली और सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा भाई, करौली और सवाई माधोपुर। यानी जो है 16 अप्रैल 2025 को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर के निकट एक बाघ के हमले में 7 वर्षीय क्या हो गई भाई, बालक की मृत्यु हो गई। रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य के पूर्वी भाग में करौली व सवाई माधोपुर जिलों के अंदर अरावली व विंध्य पर्वत की श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है, ठीक है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्य, सवाई मानसिंह और केला देवी अभ्यारण्य भी कहाँ है, यहीं स्थित है भाई, ठीक है, इनमें शामिल है। रणथंभौर किला जिसके नाम से जंगलों का नाम पड़ा है के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास है वो 1000 वर्ष से भी ज्यादा क्या है, पुराना है। चलो अगला प्रश्न है, संविधान पार्क किस शहर में है वो विकसित किया जा रहा है। तो देखो संविधान पार्क है वो आपका किस में विकसित किया जा रहा है, कोटा के अंदर है वो विकसित किया जा रहा है भाई, ठीक है। संविधान पार्क आपके किस में विकसित किया जा रहा है, कोटा के अंदर विकसित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा में प्रस्तावित संविधान पार्क के लिए चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया है और 12,000 वर्ग मीटर में विकसित किया जाने वाला यह पार्क है कोटा शहर की नई सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान है वो प्रदान करने वाला है। पार्क का प्रवेश द्वार भारतीय संविधान की प्रस्तावना जिसे न्याय, समानता और बंधुता को दर्शाता है। क्या करता है भाई, जो है पार्क का प्रवेश द्वार, जो पार्क है उस पार्क का प्रवेश द्वार भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, न्याय, समानता और बंधुता को है दर्शाता है। और इसके केंद्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो गन मेटल से निर्मित भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी भाई, ठीक है। तो ये जो है वो संविधान पार्क बनाया जाएगा कोटा के अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो आप, धनुष लीला का आयोजन हाड़ौती क्षेत्र में कितने वर्षों बाद है वो पुण्य किया जा रहा है। यानी धनुष लीला का आयोजन है वो हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कितने वर्षों बाद में है पुण्य किया जा रहा है, तो वो आपके 150 वर्षों के बाद में, ठीक है, 150 वर्षों के बाद में पुण्य आपके किया जा रहा है भाई। राजस्थान के किस जिले में, राजस्थान के 12 जिले के अंदर 150 वर्षों बाद में धनुष लीला का आयोजन है वो किया जा रहा है, जो हाड़ौती क्षेत्र की एक प्राचीन लोक परंपरा है। कौन सा जिले के अंदर भाई, 12 जिले के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। ये 3 दिवसीय आयोजन रामनवमी के अवसर पर किया गया। इसमें भगवान राम द्वारा शिव धनुष भंग की लीला है उसको मंचित किया गया था। और कार्यक्रम की शुरुआत गणगौर की तीज से होती है, जिसमें गणपति स्थापना, आयोजन समिति का गठन और व्यवस्थाओं के जो है वो वितरण किया जाता है। आयोजन से पूर्व जुलूस निकाला जाता है जिसमें सरकटिया और धड़कटिया की सवारी प्रमुख होती है भाई, ठीक है। ये लाइन भी याद रख लेना, कौन सी सवारी, जो
धड़कट्या और सरकट्या की जो सवारी है वो इस आयोजन से पूर्व कौन सी, धनुष लीला का आयोजन 12 के अंदर 150 वर्ष के बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, हाड़ौती अंचल के अंदर। उसके बाद में देखो बर्तन बैंक, बर्तन बैंक योजना है उसकी शुरुआत किस जिले से की गई भाई, बर्तन बैंक की जो है किस जिले से शुरुआत की गई थी, तो आपको जो है याद रखना है 12 जिला इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बर्तन बैंक कौन सा हो जाएगा, 12। यहाँ पर देखो जो है 12 जिला सही आंसर है। 12 अप्रैल 2025 को राजस्थान के 12 जिले के जो है 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु, कहां पर भाई, प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु राज्य शिक्षा और पंचायती राज मंत्री ने जो है वो बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किया। तो उद्देश्य आपको याद रखना है भाई, बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया था, 12 में किया गया था। क्या उद्देश्य था, तो ये आपको ध्यान रखना है, प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु। ठीक है, ये योजना विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक के उपयोग को कम करने तथा पर्यावरण संरक्षण को क्या करना है भाई, बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई गई है। इस योजना के तहत 3 रुपए में बर्तन सेट जो है वो किराए पर उपलब्ध होंगे, जो शादी और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोग किए जा सकेंगे भाई। ठीक है, यानी 3 रुपए में बर्तन सेट, यानी 3 रुपए में क्या है, बर्तन सेट उपलब्ध होंगे किराए पर, जो शादी और अन्य सामाजिक उपयोगों के लिए प्रयोग किए जा सकेंगे। ठीक है, जो है प्रारंभ में 24 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया और भविष्य में सभी ग्राम पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित किए जाएंगे। हर बर्तन पर ग्राम पंचायत का नाम और स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा भाई। और विशेष वर्गों जैसे बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, दिव्यांगजन को किराए में 50% की छूट मिलेगी। वे बर्तनों की देखरेख स्वयं सहायता समूह के जिम्मे होगी और संचालन राजीविका के माध्यम से है वो इसका किया जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या बात कर रहे हैं कि 24 ग्राम पंचायतों को है इसके अंदर शामिल किया गया है। 3 रुपए में जो है वो बर्तन सेट किराए पर उपलब्ध होंगे, जो शादी और सामाजिक जो आयोजनों के लिए लेके जाते हैं वो बर्तन की बात कर रहे हैं। 12 जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से है उन्होंने ये अभियान है वो चलाया है। ठीक है, बर्तन बैंक है वो खोला है। अब आप देखो कि मृदा खाद स्वराज अभियान मुख्य रूप से किस क्षेत्र में लागू है वो किया जा रहा है। मृदा खाद स्वराज अभियान की बात कर रहे हैं ये, तो ये मुख्य रूप से आपके जो है किसके अंदर भाई, दक्षिण राजस्थान के अंदर। ठीक है, से आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण राजस्थान के अंदर क्या कर रहे हैं, इसका है वो लागू किया रहे हैं। ठीक है, मृदा स्वास्थ्य स्वराज अभियान। उसके बाद में आप देखो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र विशेष रूप से आदिवासी बहुल क्षेत्रों में मृदा एवं खाद स्वराज अभियान के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार लाना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, ग्रामीण महिलाओं को खेती और नेतृत्व में सशक्त बनाना, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह अभियान राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के त्रिसंगम पर स्थित 6 आदिवासी बहुल जिलों को है वो कवर करेगा भाई। यानी राजस्थान, मध्य प्रदेश जो त्रिसंगम है, गुजरात, उन त्रिसंगम पर स्थित 6 आदिवासी बहुल जिले हैं उनको कवर करेगा भाई। कितने जिले, 6 जिले। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में इसका मुख्य क्रियान्वयन है वो किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको है याद रखना है भाई, मृदा एवं खाद स्वराज अभियान है, आपको याद रखना है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, थार रेगिस्तान में हरियाली की वार्षिक वृद्धि दर है वो क्या दर्ज की है भाई। थार रेगिस्तान है उसके अंदर हरियाली की जो वार्षिक वृद्धि दर है वो क्या दर्ज की गई है, आपके 38% दर्ज की गई है। बी ऑप्शन आपके क्या है, जो वार्षिक वृद्धि दर हरियाली की बात कर रहे हैं। ठीक है, 38, यानी जो है एक नए अध्ययन के अनुसार भारत के थार रेगिस्तान में विगत 2 दशकों यानी 20 वर्ष की बात कर रहे हैं, उसके अंदर मानसूनी वर्षा में वृद्धि हुई है और कृषि प्रसार के चलते हरियाली यानी ग्रीनिंग में प्रति वर्ष है वो 38% की क्या है, वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर रेत की पहाड़ियों सैंड हिल्स का एक शुष्क क्षेत्र है। यह उत्तर पश्चिम भारत, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा और दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान, सिंध, पंजाब में जो है आपके 2 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी सीमा पश्चिम में सिंधु नदी के मैदान और उत्तर या उत्तर पूर्व में पंजाब के मैदान या दक्षिण पूर्व में अरावली पर्वतमाला वे दक्षिण में आपके कच्छ के मैदान से लगती है। तो ये आपकी सीमा है, इसका भी थोड़ा है आपको ध्यान रखना है, ज्योग्राफी का जो है ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में आप देखो अगला, राम जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल
सेतु लिंक परियोजना के अंतर्गत इसरदा बांध से रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति है वो की जाएगी। यानी राम जल सेतु लिंक परियोजना है, उससे ये कह रहे हैं कहाँ पर, इसरदा बांध से लेकर के रामगढ़ बांध, ठीक है, इसरदा बांध से लेकर के रामगढ़ बांध तक कुल कितनी दूरी में जल आपूर्ति की जाएगी भाई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके 120 किलोमीटर की दूरी पर क्या किया जाएगा, जल आपूर्ति है वो की जाएगी भाई। ठीक है, आगे देखो 120 किलोमीटर हो गया। 11 अप्रैल 2025 को राजस्थान के जल संसाधन मंत्री ने रामगढ़ बांध के विभिन्न मरम्मत एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का जो है वो शिलान्यास किया है। रामगढ़ बांध, ठीक है, रामगढ़ बांध के पुनरुद्धार के लिए बजट घोषणा 2024-25 के तहत में 252 लाख रुपए क्या है स्वीकृत किए गए हैं। और ये कार्य कितने जो है महीने में होना है, 12 महीनों के अंदर पूर्ण होना है। रामजल सेतु लिंक परियोजना, रामजल सेतु लिंक परियोजना के तहत इसरदा बांध से आपके रामगढ़ बांध तक पानी लाने की योजना बनाई है। इस परियोजना के अंतर्गत 120 किलोमीटर की दूरी में से 35 किलोमीटर आपके नहर द्वारा और 85 किलोमीटर है वो आपके पाइपलाइन के द्वारा जल आपूर्ति की जाएगी। यानी 35 किलोमीटर नहर और बाकी आगे जो 85 किलोमीटर है वो आपके पाइपलाइन के माध्यम से किया जाएगा। जोड़ेंगे किनको, इसरदा और रामगढ़ बांध को। योजना का नाम है रामजल सेतु लिंक परियोजना। ठीक है, दोनों चीज आपको याद रखनी है भाई। उसके बाद में आप देखो आगे रामदेवरा गोडाउन संरक्षण केंद्र, ठीक है, रामदेवरा गोडाउन संरक्षण केंद्र की स्थापना है वो कब हुई है भाई। ठीक है, रामदेवरा गोडाउन जो संरक्षण केंद्र है उसकी स्थापना आपके कब हुई है, इसकी स्थापना आपके 2022 में हुई थी। सही ऑप्शन आपका क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा भाई आपका। ठीक है, यानी 2022 में राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित रामदेवरा गोडाउन संरक्षण केंद्र में पहली बार कृत्रिम प्रजनन से एक चूजे ने है वो जन्म लिया है। यानी जैसलमेर में स्थित रामदेवरा गोडाउन संरक्षण जो प्रजनन केंद्र है, पहली बार यहाँ पर क्या है, एक कृत्रिम प्रजनन से, पहली बार कृत्रिम प्रजनन से एक चूजे ने क्या लिया है, जन्म लिया है। इस जन्म के साथ ही कैप्टिव ब्रीडिंग, इस जन्म के साथ में ही कैप्टिव ब्रीडिंग से जन्मे गोडाउन की कुल संख्या अब कितनी हो गई है, 51 हो गई है भाई, याद रख लेना। ठीक है, 51 हो गई है इनकी संख्या। चूजे का जन्म एक प्राकृतिक संभोग प्रक्रिया के जरिए हुआ है जिसमें मादा जेरी और नर सलखा शामिल थे भाई। ठीक है, मादा का नाम क्या है, जेरी, और नर का नाम क्या है, सलका। जेरी और जो सलका है इनके प्राकृतिक संभोग के चलते जो है ये गोडाउन है इनका जन्म हुआ है। ठीक है, और ये कैप्टिव ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं, अब तक कितने भाई 51 गोडाउन हो चुके हैं। ठीक है, इस कार्यक्रम को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट फॉर इंडिया WII, राज्य वन विभाग और अबू धाबी स्थित इंटरनेशनल फंड फॉर जो है हाउबोरा कंजर्वेशन है उनके सहयोग से वो संचालित किया जा रहा है भाई। तो ये योजना का नाम भी आपको याद रखना है। रामदेवरा संरक्षण केंद्र 2022 में स्थापित किया गया था। डेजर्ट नेशनल पार्क के ये जो पास में स्थित है, यहाँ पर जो गोडाउन का क्या है, ये प्राकृतिक आवास है भाई। डेजर्ट नेशनल पार्क है वो गोडाउन का क्या है, आपके गोडाउन का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके, चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण है वो किस शासक ने करवाया था। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ किले का आप सभी को पता है चित्रागंज मौर्य ने करवाया था, चित्रागंज मौर्य ने करवाया था भाई। ठीक है, यानी जो है राजस्थान सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि वे चित्तौड़ किले के 10 किलोमीटर के दायरे में खनन गतिविधियों की क्या करे भाई, पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित और ये भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। ठीक है, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ में स्थित है और भारत का सबसे जो विशाल किलो है, विशाल किलों की श्रेणी के अंदर ये स्थित है भाई। ठीक है, कौन सा, अपना चित्तौड़गढ़ का। ये किला समुद्र तल से लगभग 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 7वीं शताब्दी ईस्वी में स्थानीय मौर्य वंश के शासक चित्रागंज मौर्य है उसके द्वारा करवाया गया था भाई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला प्रश्न, भारत का पहला सिकिल सेल वेलनेस हब है, सिकिल सेल वेलनेस हब है वो कहाँ खोला गया था। इस प्रश्न पर भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, ये प्रश्न भी हमारे क्या है जो है हम पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, तो सिकिल सेल वेलनेस हब है उसका जो है वो आपका सेंटर के अंदर कहाँ स्थापित किया गया, जयपुर है वो स्थापित, सॉरी उदयपुर है वो स्थापित किया गया। ठीक है, यानी हाल ही में राजस्थान के उदयपुर जिले के बाल चिकित्सा जो है स्थित, बाल चिकित्सालय स्थित सिकिल सेल एक्सीलेंस सेंटर में भारत का पहला सिकिल सेल वेलनेस जो हब है वो स्थापित किया गया था। इसका शुभारंभ राजस्थान के जनजाति मंत्री द्वारा किया गया था। यह हब देश का पहला डिजिटल एक्टिव सेंटर है जो सिकिल सेल रोगियों के लिए स्क्रीनिंग से लेकर के परामर्श तक की है सुविधा प्रदान करता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, जनजाति समुदायों में व्यापक रूप से फैली जो है सिकल सेल जैसी बीमारी को रोकथाम व समय रहते पहचान और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना भाई। ठीक है, अगला देखो शाहबाद जंगल, शाहबाद जंगल में पंप स्टोरेज परियोजना के लिए
पेड़ों को है वो काटे जाने की योजना के खिलाफ कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शाहपुर पंप, जो शाहपुर पंप स्टोरेज परियोजना है उसके लिए किस कंपनी की है वो अनुमति दी गई थी, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड इसका सही आंसर होने वाला है। अगला आपका जो है आपका क्या है, ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड है। राजस्थान के शाहबाद जंगल में पंप स्टोरेज परियोजना के लिए पेड़ों को काटे जाने की योजना के खिलाफ कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध किया गया था। और फिर जो शाहपुर पंप स्टोरेज परियोजना है ये एक ओप स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज परियोजना, यानी एक ओप स्ट्रीम जो है एक ओप स्ट्रीम क्लोज लूप पंप स्टोरेज यह परियोजना है। इसके तहत दो जलाशयों को, ठीक है, इसके तहत दो जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। वहीं प्रस्तावित निचले जलाशय को भरने के लिए जो है उसके पास ही कुनू नदी से है या पानी पंप किया जाएगा भाई। ठीक है, कुनू नदी से पानी पंप किया जाएगा। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रीन को एनर्जीज प्राइवेट लिमिटेड के को 12 जिले, ठीक है, को 12 जिले की शाहबाद तहसील में शाहपुर जो पंप स्टोरेज परियोजना है स्थापित करने की क्या दी थी भाई, मंजूरी दी थी। ठीक है, ये परियोजना करौली, ठीक है, ये परियोजना करौली, बेंत और मुंगावली गांवों में 600, ठीक है, कौन सी कॉलोनी, ठीक है, करौली नहीं है, कॉलोनी, बेंत और मुंगावली गांवों में 624 हेक्टेयर भूमि को कवर करती है। इसमें से जो 408 हेक्टेयर है वो जंगल में है। और ये परियोजना क्षेत्र शाहबाद संरक्षण रिजर्व के अंतर्गत आता है भाई। ठीक है, तो यानी सूची 1 के तहत संरक्षित वन्य जीव जो है, संरक्षित वन्य जीवों की क्या है, ये प्रजातियां है भाई। ठीक है, प्रजातियों का क्या है, घर है, संरक्षित वन्य जीव प्रजातियों का क्या है, घर है भाई। ठीक है, अब देखो आपका अगला प्रश्न है मीनाकारी कला का संबंध मुख्यतः किन राज्यों से है भाई। मीनाकारी कला है वो मुख्यतः आपको पता है कि संबंध है अपने गुजरात और राजस्थान से है भाई। ठीक है, कहाँ से भाई, गुजरात और राजस्थान से सर्वाधिक है इनका संबंध है। और जो है थाईलैंड की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने थाईलैंड की प्रधानमंत्री शिवनात्रा के पति पिटक सुकासाओ, ठीक है, उसके पति क्या है, पिटक सुकासाओ को मीनाकारी कला से सजाई गई बाघ आकृति वाले जो है वो कन्फ्लिक्ट उपहार है वो दिए हैं। ठीक है, यानी बाघ आकृति वाले जो है वो उपहार दिए हैं मीनाकारी कला से सजाई हुआ। मीनाकारी कला विशेष रूप से राजस्थान और गुजरात राज्यों में प्रचलित है। ये धातु की सतह पर खनिज पदार्थों को मिलाकर सजाने की कला है। ठीक है, इसमें पक्षियों, फूलों व पत्तियों के नाटकीय रूपांकनों को चमकीले रंगों के साथ में विभिन्न प्रकार की धातुओं या जो धातुओं के साथ में चित्रित या फिर अलंकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको है वो ध्यान रखना है। मुख्यतः आपको राजस्थान और गुजरात इसमें याद रखना है भाई। आगे देखो 2 अप्रैल 2025 तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना देश में कौन सा राज्य है वो अग्रणी बन गया भाई। यानी 2 अप्रैल तक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा लगाने के जो मामले के अंदर वो है अग्रणी, आपको पता है राजस्थान बन गया। कौन बन गया भाई, राजस्थान बन गया है। ऑप्शन से आपका सही होने वाला है। अगला प्रश्न देखो, 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में केंद्रीय जो रेल मंत्री है उसके वक्तव्य के अनुसार राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करने वाला है वो अग्रणी देश बन गया है। राजस्थान में 275 रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं, जो कि देश में अब तक जो है वो सबसे अधिक है। वर्ष 2014-15 से लेकर के 2019-20 के बीच में 73 स्टेशन, 2020-21 से जो है वो फरवरी 2025 के मध्य 200 स्टेशन है वो जोड़े गए हैं। ठीक है, और भारतीय रेलवे ने 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा है। ठीक है, 2025-26 तक 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने का इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने लक्ष्य रखा है भाई। ये चीजें आपको सारी क्या रखनी है, आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपको देखो, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मिलती है भाई। ठीक है, तो अब जो है वो कितनी यूनिट मिलती है, आपके 150 यूनिट मिलती है। पहले 100 यूनिट थी, अब कितनी कर दी, अब आपके 150 यूनिट कर दी। ठीक है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि अब उपभोक्ताओं को 150 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। और इसके लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के नियमों में बदलाव किए गए हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जो है बिजली योजना, ठीक है, उसके तहत अब तक 100 यूनिट है वो मुफ्त बिजली प्रदान की जाती थी, अब जो है 150 यूनिट की जाएगी। सोलर प्लांट लगाने पर उपभोक्ता को 150 यूनिट निःशुल्क बिजली है वो उपभोग कर सकेंगे। और इस योजना के तहत 150 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ता अपने घरों में निःशुल्क सौर संयंत्र स्थापित है वो करवा रहे हैं भाई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स एंड साइबरनेटिक्स जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है ना, जो है आपके क्या है, आपके पहला अंतर्राष्ट्रीय एआई रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स संस्थान है वो कहाँ पर है वो आपके स्थापित किया जा रहा है,
तो निम्स विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर, ऑप्शन से आपका सही हो जाएगा, निम्स विश्वविद्यालय जयपुर के अंदर है वो स्थापित किया जा रहा है भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके जो है वो आंसर हो गया निम्स हो गया विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है, ये प्रदेश के पहले डेडिकेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स एंड जो है वो साइबरनेटिक संस्थान है उसका उद्घाटन किया है। यह संस्थान राइजिंग राजस्थान पहल के तहत राजस्थान सरकार और निम्स विश्वविद्यालय के बीच में समझौते के तहत एक उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसका उद्देश्य क्या है भाई, राजस्थान को डिजिटल नवाचार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का वैश्विक केंद्र बनाना किसका उद्देश्य है भाई। ठीक है, इसका उद्देश्य है। उसके बाद में आप देखो संस्थान में 15 अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं की जो है स्थापना की जाएगी, जिसमें 500 से अधिक है वो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटर है वो शामिल होंगे भाई आपके। ठीक है, उसके बाद में आपका जो है अप्रैल 2025 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाने की घोषणा की है। इन्होंने कहा कि वो जो स्थापना दिवस है अब हम 30 मार्च को नहीं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। इतने टाइम जो हम मना रहे थे वो 30 मार्च को हम क्या मना रहे थे, राजस्थान स्थापना दिवस मना रहे थे। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस मना रहे थे हम कब, 30 मार्च को। लेकिन अब आप इन्होंने कह दिया कि जो है आज के बाद में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को क्या मनाया जाएगा भाई आपका राजस्थान दिवस। ठीक है, जैसे चैत्र शुक्ला प्रतिपदा है यहाँ पर जो है राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाय चैत्र शुक्ल है वो प्रतिपदा को मनाने की क्या की थी, घोषणा की थी भाई। ठीक है, 1992 में गठित 9 वर्ष समारोह समिति ने राजस्थान सरकार से वर्षों से ये मांग की थी कि राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च के बजाय कब रखे, जो है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा यानी नव संवत्सर पर है वो मनाया जाए। समिति ने तर्क दिया कि स्थापना दिवस का वास्तविक महत्व इस तथ्य में निहित है कि जो राजस्थान की स्थापना इसी दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार शुभ समय पर हुई थी भाई। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने तथ्य दिए हैं। बाकी कुल मिला के बात ये है कि जो राजस्थान दिवस है आपके चैत्र शुक्ल है वो प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है वो आपके जो मनाया जाएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर है आपका मनाया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका क्या हो गया भाई, आपका अप्रैल माह का जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो चुका है। अप्रैल माह राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ मैंने महत्वपूर्ण जो आपको प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी वो आपको मैंने करवा दी है। अब जो है आपके जो दिसंबर से लेकर के अप्रैल तक कंप्लीट हो चुका है। अब आपके मई जून बचा है जो मैं आपके 2-4 दिन में वो भी अपलोड कर दूंगा भाई। ठीक है।